नमस्कार। आज की वीडियो में अपन शाहजहाँ की मध्य एशियाई नीति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मुगलों की दीर्घकाल से ही यह इच्छा थी कि वे मध्य एशिया में ट्रांस आशियाना, तो ये जो क्षेत्र है ट्रांस आशियाना, इसमें बलख, बदख्शां, समरकंद और बुखारा का प्रदेश शामिल थे। यहाँ पर अपना वो राज्य स्थापित करना चाहते थे। अब यहाँ पर उनकी मुगलों की जो राज्य स्थापित करने की जो महत्वाकांक्षा थी, उसके पीछे कारण थे। जैसे पहला कारण है, वे उसे अपनी और अपने पूर्वजों की मातृभूमि मानते थे और समरकंद को जीतना वे बहुत ही बड़े गौरव और सम्मान का प्रश्न समझते थे। तो जैसे कि बाबर ने भी समरकंद पर अधिकार करने के अनेक प्रयत्न किए थे, परंतु बाबर असफल रहा। फिर हुमायूं के प्रयत्न भी असफल रहे थे और अकबर तथा जहांगीर की भी यह इच्छा पूरी नहीं हो सकी और वे परिस्थितिवश भी इस दिशा में प्रयत्न नहीं कर सके। तो शाहजहां पहला मुगल सम्राट था जिसने भारत की परिस्थितियों से मुक्त होकर मध्य एशिया की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। तो शाहजहां की मध्य एशियाई जो नीति थी, उसके दो प्रमुख उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था वो इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करके अपने पूर्वजों की इच्छा पूर्ति करना चाहता था, और जो दूसरा उद्देश्य था वो था साम्राज्यवादी उत्कंठा को शांत करना। तो मध्य एशियाई जो नीति है उसमें पहले अपन शाहजहां के कंधार अभियान का जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले शाहजहां ने कांधार को पुनः प्राप्त करने की योजना बनाई। इस समय तक जो ईरान का शाह था, शाह अब्बास प्रथम, जिनका शासनकाल 1587 से 1629 ईस्वी तक रहा, उनकी मृत्यु हो चुकी थी और इसलिए वहाँ पर अराजकता का माहौल था। तो शाहजहां ने इस अराजकतापूर्ण स्थिति का लाभ उठाने के लिए कूटनीतिक चाल चली, क्योंकि इस समय कांधार का जो प्रशासक था अली मर्दान खां, उसने अनधिकृत रूप से काफ़ी धन इकट्ठा कर रखा था और राजकीय धन का भी उन्होंने गबन किया। तो नए शासक के गद्दी पर बैठते ही उसे इसका भय था कि उसे दंडित किया जाएगा, इसलिए उसने शाहजहां से संरक्षण की मांग की, यानी अली मर्दान खान ने। तो शाहजहां ने उसे अपने संरक्षण में ले लिया और शाहजहां को प्रसन्न करने हेतु अली मर्दान खान ने 1638 ईस्वी में कांधार का किला मुगलों को सौंप दिया। तो 1638 ईस्वी में कांधार पुनः वापस पाकर शाहजहां को असीम खुशी हुई, परंतु वैसे यह सफलता अस्थायी थी, क्योंकि बलख में मुगलों की पराजय, काबुल में उज्बेकों तथा गजनी क्षेत्र में अफगान कबीलों के विद्रोह से उत्पन्न अशांत राजनीतिक वातावरण का लाभ उठाकर शाह अब्बास द्वितीय ने कांधार पर आक्रमण करने की पूर्ण तैयारी कर ली थी। तो कांधार के मुगल शासक दौलत खां के सूचना भेजने पर शाहजहां ने एक बड़ी सेना औरंगजेब और सादुल्ला खां के नेतृत्व में कांधार भेजी। इस सेना के पहुंचने के पूर्व ही ईरान के बादशाह है, उस समय ईरान का बादशाह था शाह अब्बास द्वितीय, उन्होंने कांधार पर चढ़ाई कर दी थी। तो मुगल प्रशासक ने कांधार को बचाने की पूर्ण चेष्टा की, परंतु निराश होकर उसने 1649 यानी 1649 में कांधार ईरान को सौंप दिया। तो मुगल सेना कांधार पर अधिकार होने के कई माह बाद वहां पहुंची। उसने कांधार को जीतने की चेष्टा भी की, परंतु उन्हें निराशा ही हाथ लगी। तो कांधार अभियान की असफलता शाहजहां की प्रतिष्ठा पर गहरा आघात थी, इसलिए शाहजहां ने उसे जीतने के अथक प्रयास किए। तो 1649 ईस्वी में कांधार मुगलों के हाथ से निकल चुका था। फिर 1652 ईस्वी में एक बार पुनः औरंगजेब और सादुल्ला खां को एक विशाल सेना के साथ, जो ये सेना अस्त्र शस्त्रों से पूर्णतः लैस थी और कुशल तोपचियों की भी उनके पास टुकड़ी थी, कंधार अभियान के लिए भेजी। औरंगजेब 2 महीनों तक दुर्ग का घेरा डाले रखा, परंतु ईरानी तोपखाने के आगे मुगलों की
चाल नहीं चल पाई और कांधार को जीतने का शाहजहां द्वारा तीसरा प्रयास 1653 ईस्वी में पुनः किया गया। इस बार इस अभियान का दायित्व शहजादा दारा को सौंपा गया। पूरी तैयारी के पश्चात फरवरी 1653 ईस्वी में दारा ने कंधार पर आक्रमण किया और उनके जो आसपास के इलाके थे उस पर भी अधिकार कर लिया और कुछ कूटनीतिक की सहायता ली गई, जैसे उस दुर्ग में रसद पहुंचाने के जो मार्ग थे वो रोके गए, परंतु कांधार पर विजय प्राप्त नहीं कर सका। उसने औरंगजेब ने धन का प्रलोभन भी ईरानियों को देना चाहा, परंतु उसमें भी उसे सफलता नहीं मिली। तो बाध्य होकर उन्होंने अपना घेराव उठाकर वापस लौटना पड़ा। तो कांधार में बार बार असफलता से मुगलों की शक्ति एवं प्रतिष्ठा को काफ़ी ठेस पहुंची। फिर मध्य एशियाई नीति के तहत शाहजहां का दूसरा अभियान था बलख अभियान। तो मध्य एशियाई राजनीति में ईरान के सफाविद राजवंश के अतिरिक्त उज्बेक भी प्रबल प्रतिद्वंदी थे और उज्बेकों ने बलख और बदख्शां पर अधिकार कर लिया तथा समरकंद जो मुगलों की पैतृक भूमि थी उस पर भी अपना अधिकार जमा लिया था। इतना ही नहीं, काबुल पर भी उनके आक्रमण के खतरे बने हुए थे। तो शाहजहां के गद्दी पर बैठने के पूर्व ही उज्बेकों ने काबुल पर आक्रमण किया। इसलिए शाहजहां उज्बेकों से नाराज था और वह अपने पूर्वजों की भूमि पर अधिकार करना चाहता था। तो इस समय बलख और बुखारा में इमाम कुली का भाई नजर मोहम्मद शासन कर रहा था, परंतु वह जनता में अलोकप्रिय था। फिर बलख अभियान हेतु शाहजहां ने मुराद को भेजा। मुराद ने बलख पर अधिकार कर नगर को लूटा और उसने अक्सस नदी के किनारे स्थित तिर्मिज पर भी अधिकार कर लिया। तो मुराद की सफलता पर शाहजहां ने उसे बलख और बदख्शां का शासक नियुक्त करना चाहा, परंतु मुराद वापस भारत आ गया। फिर मुराद के स्थान पर शाहजहां ने औरंगजेब को इन प्रदेशों का प्रशासक नियुक्त किया और उसने ट्रांसआक्सियाना में उज्बेकों के विद्रोह को शांत किया। फिर शाहजहां को इस बात की आशंका थी कि नजर मोहम्मद ईरान के शाह की सहायता लेकर पुनः बलख पर अधिकार कर सकता है, इसलिए उन्होंने कूटनीति का प्रदर्शन करते हुए शाह अब्बास द्वितीय से मैत्रीपूर्ण संबंध कायम किए। तो शाहजहां ने यह नीति इसलिए अपनाई क्योंकि वह जानता था कि बलख में लंबे समय तक सेना के बलबूते पर मुगल प्रभाव जमाए रखना कठिन है। तो उसने नजर मोहम्मद को सहायता एवं बलख वापस करने का आश्वासन दिया। तो नजर मोहम्मद इसके लिए तैयार नहीं हुआ। तो इसी परिस्थितियों में उनके सामने कुछ कठिनाइयाँ आई मुगल सेना के बीच में कि उसके पास रसद यानी राशन की कमी हुई और मौसम की परिस्थितियाँ भी प्रतिकूल थी। तो कड़ाके की ठंड के कारण मुगल सेना को वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ा। तो मुगल सेना की वापसी अत्यंत ही कष्टदायक थी और उज्बेकों के छापामार हमलों और मार्ग की कठिनाइयों से सेना का एक बड़ा भाग नष्ट भी हो गया था। तो बलख से मुगल सेना की वापसी ठीक वैसी ही थी जैसे कि 1842 ईस्वी में काबुल से अंग्रेजी सेना की वापसी। तो मध्य एशिया तक साम्राज्य विस्तार करने तथा उत्तर पश्चिम सीमा के बाहरी किनारे को सुरक्षित रखने के प्रयास में अपन मुगल सम्राट शाहजहां की बात करें तो मुगल सम्राट को सफलता नहीं मिली। जो परिस्थिति अकबर ने स्थापित की थी या अकबर के समय थी, ठीक वैसी ही परिस्थिति शाहजहां के अंतिम समय तक थी, यानी उसमें कोई उन्नति नहीं हो पाई। तो बलख अभियान में मुगल सेना की प्रतिष्ठा तो बढ़ी, परंतु इससे कोई विशेष राजनीतिक लाभ नहीं मिल पाया।